चलिए अब रुक कर लेते हैं रिपोर्टर्स लाइव का, जिसमें हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ते हैं और जानकारी देते हैं कि क्या है आज की बड़ी खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह, स्टेट हेड यूपी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ ईशा ठाकुर हमारे संवाददाता जुड़ गई हैं और अजहर हुसैन श्रीनगर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, आपका रुख करते हुए अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? क्योंकि देखिए 2 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहने वाले हैं। बिल्कुल भारती, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा बरेली और मुरादाबाद में है, ये इसलिए भी खास हो जाता है कि बरेली मुरादाबाद वो जनपद रहे हैं जहां पे एक खास वर्ग का दबंगई कहें या आतंक कहें, महिलाएं वहां सुरक्षित नहीं रहती थीं, लॉ एंड ऑर्डर वहां अच्छा दिखाई नहीं देता था। अगर पूर्ववर्ती सरकारों की बात करें, सीएम योगी जब मार्च 2017 में मुख्यमंत्री बने तो पश्चिमी यूपी में जहां जहां पे संगठित अपराध थे उसको खत्म करने का काम किया, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया, व्यापारियों को और आम नागरिकों को सुरक्षा दिया। इस मायने में ये उनकी 2 दिवसीय यात्रा बेहद अहम हो जाती है। बरेली में 12 बजे उनका कार्यक्रम है, जहां पे अटल आवासीय योजना का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद 2:30 बजे मुरादाबाद में कार्यक्रम है, फिर उसके बाद 4:30 बजे उनका कार्यक्रम है, जहां पे करोड़ों की सौगात मुरादाबाद जनपद वासियों को मिलने वाली है, जिनका लोकार्पण शिलान्यास से विभिन्न परियोजनाओं का, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अन्य जो भी आम जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको मुहैया कराने के लिए ये सौगातें मिलेंगी। वहीं 7 बजे मुरादाबाद में ही ये कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि बार बार प्रदेश में ये बातें सामने आई हैं कि जनप्रतिनिधियों का जो फोन है वो अधिकारी नहीं उठा रहे हैं और अधिकारियों का व्यवहार जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छा नहीं है। इसका ताजा उदाहरण हम सीतापुर से भी ले सकते हैं। जिस तरह से राज्य मंत्री, कारागार राज्य मंत्री खुद जेई को जब फोन किए, ट्रांसफार्मर 15 दिन से फूका हुआ ट्रांसफार्मर लगवा दो, तो जेई ने कहा आकर खुद ही उतरवा कर लगवा लो। हालांकि AK शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनके संज्ञान में आते ही जेई को निलंबित कर दिया गया है और राज्य मंत्री जो कारागार राज्य मंत्री थे वो जब वहां गए तो खुद ही ट्रांसफार्मर लगवाए, उसके बाद धरने पर बैठ गए थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों की, अधिकारियों की लगातार जिस तरह की शिकायतें मिल रही थी, अपूर्व समय में जैसा AK शर्मा ने कहा भी था, आप लोगों ने सुपारी ले ली है हमको बदनाम करने के लिए, वो बातें दिखने लगी हैं कि वास्तव में जिलों में कर्मचारियों की, अधिकारियों की क्या शिथिलता है, क्या संवेदनहीनता है कि वो जनप्रतिनिधियों के साथ, जब मंत्रियों के साथ अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आसानी से समझा जा सकता है कि आम नागरिकों के साथ उनका व्यवहार कैसा रहता होगा। तो इस समय ऊर्जा विभाग फिर से चर्चा में है। हालांकि पिछले 1 महीने से ऊर्जा विभाग काफी चर्चा में है। तमाम कर्मचारियों पर नकेल कसने का काम ऊर्जा मंत्री द्वारा किया जा रहा है। एक राहत भरी खबर उत्तर प्रदेश वासियों को, 22 जनपदों में जो भीषण बाढ़ की चपेट में है, गंगा और यमुना का जल स्तर अब कम होने लगा है। तो प्रयागराज में भी, वाराणसी में भी या अन्य जनपदों में जो बाढ़ की चपेट में थे, वहां एक सुकून भरी खबर मिली है कि जो भी बाढ़ में लोग परेशान थे उससे कुछ राहत आने वाले समय में मिल सकती है। वहीं हम अगर राजनीतिक गलियारे की बात करें तो चूंकि पंचायत चुनाव आगामी साल होने वाले हैं, इसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, तो अखिलेश यादव अपने PDA के भरोसे, जो PDA की एक पाठशाला चल रही है जिस पे 2 जगहों पे FIR भी दर्ज कराई गई, जिस तरह की पाठशाला में पाठ बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, तो ऐसा आरोप लगा कि बच्चों को राजनीति से दूर रखना चाहिए और इस तरह की पाठशाला आप नहीं चला सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने ये क्लियर कर दिया कि ये हमारी पाठशाला यथावत चलती रहेगी और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस तरह PDA के नाम पे, संविधान बचाने के नाम पे, आरक्षण बचाने के नाम पे हमने लोकसभा में जीत दर्ज की थी, उसी रास्ते पे चलते हुए हमको PDA की पाठशाला गांव-गांव में बूथ लेवल पे ले जानी है और किसी भी तरह आने वाले पंचायत चुनाव में और विधानसभा 2027 के चुनाव में हमें जीत दर्ज करनी है और उसके लिए ये कवायद अखिलेश यादव अभी से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा बेहतर कानून व्यवस्था की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं, तो इस पे भी कांग्रेस और सपा दोनों लगातार हमलावर हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, आम जनता परेशान है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजनीतिक गलियारे में, वो चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या अन्य क्षेत्रीय दल हो,
पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए और आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार पर लगातार हमलावर हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों से जब उनको ये बातें संज्ञान में आई कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है, जनता की उपेक्षा हो रही है अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा, तो उसके बाद से उन्होंने हर मंडल का दौरा करने का निर्णय लिया और उसी कड़ी में वो 2 दिवसीय दौरे पे बरेली और मुरादाबाद में हैं। जी भारती, ठीक है, बिल्कुल। और अब ईशा का रुख कर लेते हैं। पंजाब और हरियाणा की बड़ी खबरों की बात करूं ईशा, तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए, अगर पंजाब के लिहाज से बात करें तो आज पंजाब बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा को जिस तरीके से बनाया गया है, उनकी तरफ से अब लगातार बैठकें ली जा रही है पंजाब भर में। और आज चंडीगढ़ में ये बैठक रखी गई है जिसमें बड़े नेता बीजेपी के शामिल रहेंगे। साथ ही सह प्रभारी नरेंद्र रैना जो कि जम्मू कश्मीर से विधायक है, वो पंजाब के सह प्रभारी है। लेकिन विजय रूपानी जिस तरीके से उनका देहांत हुआ और ऐसे में उसके बाद जो प्रभारी के तौर पर कार्य नरेंद्र रैना ही कर रहे हैं, उनकी तरफ से बैठक ली जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी कि 2027 के विधानसभा चुनाव को किस तरीके से जो बीजेपी है वो उसे भेज सकती है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं उन्हें जगह हर जिलों में लोगों तक पहुँचाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी 2027 के विधानसभा चुनाव में इस वक्त जुट गए हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, दिल्ली जिस तरीके से हाथ से निकली है आम आदमी पार्टी के, अगर पंजाब में भी 2027 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार होती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ साथ आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा। और ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके का संकट पार्टी और उनके जो राजनीतिक सफ़र है उसमें आए। और यही वजह है लगातार जो गतिविधियां हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की जारी है। और इसको देखते हुए बीजेपी ने भी अपनी हलचल बढ़ा दी है। आज बड़ी बैठकों का जो दौर है आज चंडीगढ़ स्थित कमलम बीजेपी कार्यालय में होने जा रहा है और थोड़ी देर में ही बैठक शुरू होगी जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ तरन विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी रणनीति तय की जाएगी। इसके अलावा देखिए, अगर हम सतलुज यमुना लिंक नहर की बात करें तो काफ़ी लंबी समय से दोनों राज्यों के बीच में पंजाब और हरियाणा में ये विवाद रहा है। कल दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की तरफ से दोनों ही मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की गई। हालांकि दोनों ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक सकारात्मक वातावरण में ये बैठक हुई है, लेकिन इस बैठक का क्या नतीजा फिलहाल निकल पाता है या नहीं, ये तो जब केंद्र और दोनों राज्यों की तरफ से अपनी रिपोर्ट 13 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है उसमें वो रखेंगे तो ही पता चल पाएगा कि क्या किसी नतीजे पर ये पहुंचे हैं या नहीं। क्योंकि केंद्र को कहा गया था कि दोनों ही राज्यों में समन्वय बनाया जाए। क्योंकि पंजाब दो टूक शब्दों में लगातार कहता हुआ नजर आ रहा है कि पंजाब के पास किसी के को एक बूंद पानी देने के लिए नहीं है। ऐसे में नहर बनाने की का जो है सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि SYL की अगर बात करें नहर की, उसके ज़रिए भाखड़ा बांध का जो पानी है वो हरियाणा को दिया जाना है और वो नहर पंजाब से होकर निकलनी है। लेकिन पंजाब सरकार ने इसे फिलहाल मना कर दिया है। 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या तल्ख रवैया अपनाता है ये देखना होगा जब सुनवाई होगी। तीसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो देखिए, जिस तरीके से पहाड़ों पर इस वक्त मानसून कहर बरपा रहा है, वैसा ही कुछ नजरिया यहाँ मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। अभी की बात करें तो चंडीगढ़ में बारिश यहाँ पर थमी है, लेकिन सुबह से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही थी। दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब की बात करें, मैदानी इलाके होने के चलते जो बाढ़ का खतरा है वह यहाँ पर मंडरा गया है। वहीं BBMP की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है कि पोंग बांध से आज पानी शाम 5 बजे छोड़ा जाएगा और जिससे कहीं ना कहीं बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की खास तौर से बात करें तो हिमाचल की स्थिति भी उत्तराखंड की तरह बनी हुई है। फिलहाल अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, येलो अलर्ट को देखते हुए शिमला के कई स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं। इसके अलावा अगर सोलन की बात करें और सिरमौर की, वहां पर भी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने के दिशा निर्देश फिलहाल जारी किए गए हैं। हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब हैं। तमाम अपडेट आपने बताया। आपका रुख करूंगी वापस। और अजहर, आपका रुख करते हुए अगर जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की?
देखिए, भारतीय जम्मू कश्मीर के अहम खबरों के साथ साथ अपडेट्स के हवाले से बात करें। सबसे पहले जो बीती रात जो मौसम ने कहर मचाया पूरे दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम एरिया में, हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि जो शाम के समय जो है तेज हवाओं का प्रकोप के साथ साथ तेज बारिशें हो सकती है। और इसी सिलसिले में दक्षिणी कश्मीर कुलगाम के कुंड वाल्टिंगू एरिया में तेज हवाओं के सिलसिले में कई एक पेड़ जो है वो मकानों के ऊपर जो है गिर गए हैं, जिसके नतीजे में जो नोमैड फैमिली है, जो खाना बदोश फैमिली है, वो एक पहाड़ी में रह रहे थे और उनके ऊपर जो है ये कहर डा गया। वो उनके ऊपर जो दरख्त है वो गिर गए और जिसके नतीजे में वहां पे रह रहे जितने भी फैमिली थे वो पूरी तरीके से जख्मी हो गए। हालांकि उनमें से दो की मृत्यु वहां पे हुई है और अन्य दो जो है वो घायल हुए हैं। हालांकि उनको घायल की सूरत में वहां से अनंत फानन वहां से रेस्क्यू किया गया और इस रेस्क्यू प्रोसेस में डिप्टी कमिश्नर कुलगाम और उसके साथ साथ एसडीआरएफ टीम और बाकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तमाम जो टीम है वो वहां पे पहुंची और उनको वहां पे जो जख्मी थे उनको वहां से रेस्क्यू करके, क्योंकि ये पहाड़ी वाला क्षेत्र एरिया था, वाल्टेंगू से तकरीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर ये पहाड़ी क्षेत्र एरिया था जहां पे ये जो एपिसोड है यहाँ पे ये सानिया जो है पेश आया। हालांकि उसके बाद में आनंद फान एसडीआरएफ टीम और बाकी प्रशासन जो वहां पे पहुंची और उनको वहां से रेस्क्यू करके उनको हॉस्टल पहुंचाया गया। लेकिन इस हादसे में दो की अभी तक मृत्यु हुई है। हालांकि इन दोनों में से दो की अभी हालत जो है मुस्तकिम बताई जा रही है। और दूसरी और अहम खबर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम दक्षिणी कश्मीर के अकाल इनकाउंटर की बात करें, लगातार इस समय भी हम दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के उसी क्षेत्र में है। हालांकि यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि अब पहाड़ी क्षेत्र एरिया है, वहां पे लगातार पिछले 6 दिनों से इनकाउंटर चल रहा है। ये जो एरिया है काफी गुंजान वाला एरिया है और इस एरिया में जो ये इनकाउंटर है छठे रोज में तब्दील हो गया है। हालांकि रात भर जो है फायरिंग की आवाजें हैं वो सुनाई दे रही है। आसपास का जो एरिया है वो उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। फौज की मजीद टुकड़ियों को भी बुला दिया गया है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे सहारा लिया जा रहा है और उसके साथ साथ पैरा कमांडो भी इन एरियाज में इस इनकाउंटर को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल ये जो इनकाउंटर है छठे रोज में तब्दील हो गया है। रात भर यहाँ पे फायरिंग की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही थी। तीसरी अगर हम अहम खबर की अगर हम बात करें, एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से जिस तरीके से घोषणा की गई थी कि मिलिटेंट्स इफेक्टेड फैमिलीज जो है उनके लिए हेल्पलाइन जो है वो कायम की गई थी कि वो उसके सहारे जो है एक रिपोर्ट बनाए, एक अपनी जो तफसीली रिपोर्ट है वो एलजी ऑफिस तक पहुंचाएं ताकि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। और इसी सिलसिले में हमने देखा कि बीते दिन भी कई एक जो फैमिली हिट जो मिलिटेंसी हिट फैमिलीज है उनमें से जो है नौकरियां फराहम की गई और इस कार्य को लेके काफ़ी लोग जो है खुश भी नजर आ गए। और इनमें से काफ़ी सारे फैमिलीज ऐसे थे जो अर्ली 90s से लेके अभी तक जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला था, लेकिन धीरे धीरे अब उनको भी रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उनके फैमिलीज को जो है नौकरियां फराहम की जा रही है। चौथी और अहम खबर की अगर हम बात करें, जम्मू क्षेत्र में स्कूल डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी। लगातार जम्मू में हम देख रहे हैं कि एजुकेशन से लेके हेल्थ डिपार्टमेंट को क्लियर करने के लिए काफ़ी सारे जो नोटिफिकेशन है वो जारी की गई थी। लेकिन आज का अपडेट यह है कि एक नोटिफिकेशन जारी की गई है तमाम तर सीईओ चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को कि वो अपने अपने स्कूल्स में जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाया जाए ताकि टीचर्स की जो हाजिरी है उसको मुस्तकिम बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है। और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बायोमेट्रिक्स की जो मशीनें हैं वो हर एक में रखी जाएगी और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को दी गई है कि वो अपने क्षेत्र में अपने जिले में जितने भी स्कूल है उनमें अनिवार्य की जाए कि वहां पे ये बायोमेट्रिक बिल्कुल अजहर, ये एक अच्छा कदम है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा भी जुड़ गए हैं देहरादून से। उपेंद्र, अगर मैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबर है आज की? देखिए भारती, सबसे पहले जो बड़ी खबर यही है कि जिस तरीके से जो उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी जनपद के धराली में जिस तरीके से जो भीषण आपदा कल दोपहर के समय जिस तरीके से आई और उसमें अभी जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू अभियान जो है वो लगातार चल रहा है। लगभग 4 लोगों की मौत जिस तरीके से हो चुकी है और ऐसे में अभी कई लोग जो है मलबे में दबे हुए हैं, उनको लेकर रेस्क्यू जो है वो लगातार चल रहा है और लगभग 130 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू जिस तरीके से वहाँ से सुरक्षित जो है वो कर दिया गया है। और ऐसे में अभी माना ये जा रहा है कि लगभग 60 से 70 लोग जो हैं वो अभी तक लापता जो है वो बताए जा रहे हैं। हालांकि
उनकी खोजबीन जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार मौसम का मिजाज भी वहाँ पर लगातार बदल रहा है, देर रात काफ़ी भारी बारिश फिर से जो जिस तरीके से देखने को मिली, उसके साथ साथ जो रेस्क्यू अभियान में भी जो दिक्कतें जो है वो काफ़ी वहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो उत्तरकाशी हेडक्वार्टर्स का जो संपर्क मार्ग है वो भटवाड़ी के पास से जो है 150 मीटर जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। जो राहत बचाव का जो टीमें हैं वो अभी घटनास्थल पर जो है वो नहीं पहुंच पाई है कई, और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो भी जो है घटनास्थल पर नहीं पहुंच पा रही। उनको सबसे बड़ी दिक्कतें जो है वो वहां पर हो रही है, क्योंकि उत्तरकाशी जनपद के जो हेडक्वार्टर है वहां से लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर धराली क्षेत्र है, और वहां पर अगर उत्तरकाशी और धराली के बीच की अगर बात की जाए तो कई जगहों पर जिस तरीके से भूस्खलन लैंडस्लाइड की स्थिति जो जिस तरीके से जो बन रही है वहां पर जो है सबसे बड़ी दिक्कतें जो है वो हो रही है। नेताला के पास जिस तरीके से कल से ही भूस्खलन लगातार हो रहा था, उसके साथ साथ भटवाड़ी के पास जो ब्लॉक है वहां पर जो है सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, जिस दो राहत बचाव जो टीमें हैं वो वहां पर नहीं पहुंच पाई है। दूसरी जिस तरीके से अब वायुसेना से भी मदद की गुहार जो है वो राज्य सरकार की ओर से जो है वो लगाई गई है। 2 Mi-17 और एक चिनूक विमान की जो सहायता है वो इसको लेकर जो है वायुसेना से जो है गुहार राज्य सरकार की ओर से लगाई गई है, और जल्द ही वहां पर वायुसेना की टीमें भी है वहां पर पहुंचेगी और रेस्क्यू अभियान में जो है वो तेजी लाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। हालांकि बीआरओ की जो टीमें हैं वो सड़क मार्ग को बनाने में जो है वो जुटी हुई है जहां पर बाधित है, ताकि रेस्क्यू जो है में तेजी ला सके, और जो राहत बचाव की जो टीमें हैं, जो राहत सामग्री जो गाड़ियां हैं उनको जो है घटनास्थल पर जो है वो पहुंचाया जा सके, उनको लेकर तमाम सारे इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी हेडक्वार्टर जो है वो पहुंच चुके हैं, और वहां पर उत्तरकाशी के आपदा कंट्रोल रूम से जिस तरीके से जो बैठकें हैं वो लगातार जो है वो की जा रही है। देहरादून आपातकालीन जो सेवा है उसको 24 घंटे जो है उसको अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। उनकी बैठक जो है वो यहाँ पर उत्तरकाशी से ऑनलाइन वर्चुअल के माध्यम से जो है वो चल रही है, वो लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं, यानी कि खुद मुख्यमंत्री जो है उसको लेकर मॉनिटरिंग जो है वो लगातार कर रहे हैं। दूसरा जिस तरीके से जो उत्तरकाशी में 3 जगहों पर जो है वो कल बादल फटने की घटना जिस तरीके से हुई, पहले जिस तरीके से 1:45 के करीब जो है धराली में बादल फटा था, उसके बाद जो पूरा जो सैलाब जिस तरीके से आया और अपने साथ जिस तरीके से पूरा तमाम जगहों पर जिस तरीके से जो जानहानि वहां पर हुई, उसके साथ साथ जो धराली से ही थोड़ा सा पहले हरसिल के पास भी बादल फटने की जो घटना हुई, उसके साथ साथ जो सुखी टोप है वहां के अपोजिट में जिस तरीके से जो बादल फटा, यानी कि 3 जगहों पर बादल फटने की घटना हुई। उसके बाद जो पूरा सैलाब जिस तरीके से आया, तो एक बड़ी जो चुनौती एक दूसरी जो वहां पर बन रही है अब वहां पर जिस तरीके से जो भागीरथी नदी में जो है एक झील की आकार जो है वो लेता हुआ पानी जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरा मलबा जिस तरीके से भागीरथी नदी में जो है वो समा चुका है, और ऐसे में वहां पर झील जैसी आकृति जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। पानी इकट्ठा जो है वो हो रहा है, भागीरथी नदी भी काफी उफान पर है। साथ ही साथ जो जिस तरीके से जो सैलाब आया है वो भी पूरी तरीके से इकट्ठा जो है वो नदी में हो चुका है, और ऐसे में पानी जो है वो थोड़ा सा रुक गया है, जिससे झील जैसी आशंका बन रही है। तो ऐसे में जो निचले इलाके हैं, जो उत्तरकाशी का जो क्षेत्र है, वहां पर भी जिस तरीके से खतरा जो है वो मंडरा सकता है, उसको लेकर भी एक बड़ी चुनौती जिला प्रशासन के सामने जो है वो बनी हुई है। तो ऐसे में उसको लेकर भी वहां पर जो है वो काम किया जा रहा है। पूरी टीमें वहां पर जुटी हुई है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और जो फोर्स है वो वहां पर जो है वो पूरी शिद्दत के साथ जो इस तरीके से रेस्क्यू अभियान में काम जो है वो कर रही है। जिस तरीके से बिल्कुल, देखिए चुनौतियां कई सारी हैं उपेंद्र, और देखने वाली बात होगी कि इन चुनौतियों का सामना जो है वो सरकार कैसे करती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।